हमारे यहाँ ओल्ड एज होम में जो लोग रह रहे हैं वो लोग हैं जिनको लखनऊ का कोई ओल्ड एज होम रखेगा। यहाँ नाम आता है एनजीओ, लोगों को लगता है कौन सा घोटालेबाज कपलेबाज फ्रॉड टाइप का व्यक्ति होगा, कैसे घर में बुजुर्ग दंपत्ति की मारकर हत्या। सृजन जंकार में हम लोग अभी तक 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं कि नहीं लड़कियां गंदी होती हैं, नहीं वो तो बहुत गंदा खून है, सारी चीजें करके उसको नहीं है। या दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो उस पानी को लाल ना होने के लिए उसके पास क्या चीज आई दिमाग में, इसको नहाने मत दो। बस मुझे ये मालूम है कि मेरी मम्मी या पापा की कॉल आई है तो मैं कितना भी बिजी हूँ, मुझे उस कॉल को उठाना है। और अमित सक्सेना जी को कहा जाता है पैडमैन ऑफ लखनऊ भी। नमस्कार दोस्तों, मैं झूठ वाली अंजलि आज स्वागत करती हूँ झूठ फैलाई सोशल के पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ है अमित सक्सेना जी, जो कि है सहारा उन तमाम बुजुर्ग लोगों का जिनके अपनों ने शायद उन्हें किसी मजबूरीवश या परिस्थितिवश छोड़ दिया। और अमित सक्सेना जी को कहा जाता है पैडमैन ऑफ लखनऊ भी। तो ये एक हमारे लिए नई बात होगी आज चर्चा करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं अमित जी से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका झूठ फैलाई सोशल के पॉडकास्ट में। हमारी ये पहल जो है वो समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज के लोगों से जोड़ना है। आपके काम को बहुत सारे लोग नहीं जान पाते, बहुत आवाज नहीं पहुंच पाती, तो उन तक वो आवाज पहुंचाना यही हमारा उद्देश्य है। तो आज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जी। तो अमित जी, सृजन फाउंडेशन के तहत मुझे पता चला आपने स्नेह धारा करके एक संस्था का स्टार्ट किया। स्नेह धारा करके संस्था स्टार्ट की, तो क्या है ये स्नेह धारा, सबको हम जानना चाहेंगे। देखिए, सृजन फाउंडेशन हम लोग का एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत अलग अलग सेगमेंट्स में काम हो रहा है। स्नेह धारा जो है वो हम लोगों का एक वृद्धाश्रम है जिसको कि हम लोग वृद्धाश्रम की जगह पे उसके लिए यूज करते हैं शब्द वृद्धजन सेवा केंद्र। तो वृद्धाश्रम से नहीं तो थोड़ा सा एकदम से निगेटिविटी सी आती है और लोगों के भी दिमाग में निगेटिविटी आती है वृद्धाश्रम, तो उसको नाम ही हम लोगों ने बदल दिया है वृद्धजन सेवा केंद्र। यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि वृद्ध लोगों की सेवा की जाती है। और जनरली लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि वृद्धाश्रम यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर कि बच्चों ने अपने माँ बाप को निकाल के भेज दिया होगा। तो यही चीज हम लोग लोगों के दिमाग से निकालने का प्रयास करते हैं और उनको यही कहते हैं कि एक बार आइए और विजिट कीजिए। हर घर की अपनी एक अलग परिस्थिति होती है। हमारे यहाँ यदि हम अपने यहाँ का केस देखें तो स्नेह धारा की जो ओपनिंग है वो 2016 में हुई थी, सितंबर 2016, 10 सितंबर, तो लगभग 10 साल हम लोग पूरे करने को अभी हम लोग आ रहे हैं उसके। और ओपनिंग अचानक से हुई थी, कभी कुछ ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन कुछ ओल्ड एज होम्स में हम लोगों ने विजिट किया 2016 में। तब कमियां कुछ लगी, सरकारी भी गए थे, प्राइवेट भी गए थे, तो ये हुआ कि इन सब कमियों को दूर अपने ही वृद्धाश्रम में किया जा सकता है। अब बात करें कि क्यों या कैसे, तो एक चीज ये है कि जो नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में आती है वृद्धाश्रम को लेके, उसका सबसे पहला ये है कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो बुजुर्ग कहाँ जाएंगे। जो हमारा दिमाग एकदम से क्लिक करता है ना कि बच्चों ने निकाल दिया शब्द जब बोलते हैं तो लोग तो बड़ा एकदम से लगता है कि नहीं, बिना जाने हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं किसी के लिए। जी। भाई जिनके बच्चे हैं ही नहीं, बुढ़ापा तो उनका भी आएगा। सही बात है। आज सुबह ही जैसे हमारे पास एक आया है केस, रहना चाहती है एक माता जी, गोरखपुर से आएंगी वो। उनका यही है कि हस्बैंड की डेथ हो गई है और बच्चे उनके कोई है नहीं, अपनी बहनों के साथ रहती हैं, बहनों की अपनी फैमिली बढ़ रही है, तो वो लोग फिर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस घर में या किसी भी अपने भाई के घर में ही फिर पता है, जब तक मम्मी पापा है तब तक तो सही है। सही बात। उसके बाद अब आपका ऑप्शन रह गया भाई या बहन, उनकी अपनी फैमिली बढ़ रही होती है, तो कहीं ना कहीं वो फिर एक अकेलापन आपको उसके साथ भी लग रहा होता है इस घर में, क्योंकि वो अपने फैमिली में सब एंगेज हो चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों को सहारा देने के लिए कहिए या ऐसे लोगों का साथ देने के लिए ही स्नेह धारा की स्थापना हुई थी कि ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जिनकी की शादी नहीं हुई है, जिनके बच्चे नहीं है या डिवोर्स हो गया है, बच्चे जो है किसी एक साथी के साथ चले गए हैं, जो दूसरा पार्टनर है वो अकेला रह गया है। तो इस प्रकार के जो केसेस हैं वो। दूसरा इसमें आता है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं, अच्छी नौकरी पाए, जनरली यही। अब अगर बच्चा अच्छी नौकरी कर रहा है और उसको बाहर जाना पड़ा, बाहर जाने के बाद हम लोगों ने कई ऐसे केसेस देखे जिसमें कि बच्चा जो है वो पेरेंट्स को बुला रहा है लेकिन पेरेंट्स अपनी मर्जी से नहीं जाना चाह रहे। अब उसमें बच्चे की भी कोई गलती नहीं है। अब हम अपने अगर इंडिया की बात करें, बच्चा जैसे हमारा केस था, तो बच्चा जो था वो बेंगलोर में बेटा जॉब में है। अब वो वहां पे रहता है 14th फ्लोर पे। अब उसका है कि पापा मम्मी को बुला रहा है। अब पापा मम्मी जाते हैं
लेकिन वहाँ रेगुलर नहीं रह पाते हैं, उनको लगता है नहीं, बोले कि वहां जाकर तो हम ऐसा लगता है कहीं कैद में आ गए, क्योंकि जो सुकून जो अपनापन अपनी जगह पर है, मीन्स अगर वो लखनऊ में रहे हैं, अगर वो किसी भी शहर में रही हैं, तो उनका पूरा 30 40 साल वहीं पर कटे हैं, उनका पूरा सर्किल वहां है, उनको वहीं पर अच्छा लगेगा, उनको वहां पर चीज अच्छी नहीं लगेगी, वो बेटे के पास जाके उनको ये लगता है हम कैद में हैं, कैद में है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड काम है, बेटा बहू जो है वो जॉब पे निकल गए जी। अब अगर बच्चा है तो वो भी होगा कि हाँ स्कूल से आएगा, उसको उन्होंने खाना खाना खिला दिया, वो अपने मोबाइल में कंप्यूटर में बिजी हो गया, तो घर में वो कह रहे हैं नीचे जाइए, अगर उनको घूमने जाना है तो पहले तो 14वें फ्लोर नीचे आएंगे, फिर बिल्कुल एक अनजान जगह। सही बात है। तो परमानेंट नहीं रहते फिर वो लोग, उनको ये लगता है कि हाँ 2 4 दिन 10 दिन त्योहार हुआ कुछ हुआ तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमें परमानेंट तो अपनी जगह पर रहना है। अब ऐसे ऑप्शन में आप क्या सोचती हैं कि क्या बच्चा जॉब छोड़कर आए वापस? कोई पेरेंट्स नहीं चाहेंगे, तो वो अपने शहर में रहना पसंद करते हैं, और पेरेंट्स भी कैद होके रहना नहीं चाहेंगे, और पेरेंट्स भी रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो शायद एक बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है ओल्ड एज होम। किस कारण से? अब मान लीजिए 70 साल 75 साल के दो लोग हैं, घर में अकेले हैं, घर में यदि बेटा जॉब पे है, डेली उससे बातचीत भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन यदि रात में 2 बजे उनमें से किसी की तबीयत खराब हो, तब कौन सहारा है? एकदम से अचानक से कोई सहारा नहीं मिलता है। ऐसी में यदि वो किसी ओल्ड एज में रह रही हैं तो वहां पर कम से कम लोग तो हैं, उनको एकदम से हॉस्पिटल पहुंचाने वाले लोग तो हैं। यदि आप अपने अभी इंदौर का एक केस है, वो तो बहुत ही वर्स्ट केस है, हमारे पास वो वीडियो है, मेरे पास मैंने भी देखा वो वीडियो। उसमें तो मतलब उसको उनको बॉडी को उखाड़ना पड़ रहा है, वो जम गई है, बिल्कुल कीड़े पड़ गए थे उस बॉडी में, दोनों हस्बैंड वाइफ, एक 30 दिन पे एक 20 दिन पे, 10 दिन के गैप पे दूसरे की भी डेथ हो गई। उनका तो बेटा नालायक बेटा ही कहेंगे, वो तो बात भी नहीं करता था, अमेरिका में था, बात ही नहीं करता था। 30 दिन पहले उसके फादर की डेथ हो चुकी है, उसको नहीं मालूम, मदर की डेथ 20 दिन पहले हो चुकी है, उसको नहीं मालूम, और बॉडी जो थी वो नगर निगम वालों ने आके छुड़ाई है, वो बिस्तर पे चिपक गई थी कीड़े पड़ के। मैंने देखा था वो वीडियो, तो वो वीडियो तो लगे था, हॉरिबल वीडियो है वो। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। तब इन सब केसेस से बचने का बेस्ट ऑप्शन क्या है? बच्चा आपसे संपर्क में हो चाहे ना हो, आपका यदि अपना घर भी है, आपका बहुत मोह है उस घर से, आप उसको किराए पर उठाइए और किसी ओल्ड एज होम पर आकर, एक अच्छे ओल्ड एज होम में, बहुत अच्छे ओल्ड एज होम्स हैं जो अच्छा खासा कहीं ना कहीं सामाजिक वो भी आ जाता है ना कि अरे लोग क्या कहेंगे, बच्चे हैं और ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, तो लोग हिम्मत नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल बात सही है। एक ही वही चीज, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, वो सबसे बड़ा रोग है। जिंदगी हमारी है, हमको कैसे करना है हमको डिसाइड करना है, ठीक है। बच्चा तो वैसे भी कांटेक्ट में नहीं है, आप जानते हो, और उस बच्चे के यदि वो कांटेक्ट में नहीं है, तब आप उसके मुंह में केवल दुनिया क्या कहेगी, उससे अच्छा है दुनिया उसको बुरा कह ले। जिंदगी तो अपनी है ना। और दूसरा, जब अगर ये चीज आती है कि वृद्धाश्रम में जाना इतना बुरा चीज है, या लोगों को लगता है कि नहीं हमारी संस्कृति में तो हुआ नहीं करते थे, उसमें यदि हम बात कहें, अपने 4 आश्रम क्या हुआ करते थे? गृहस्थ, सबसे पहला आपका ब्रह्मचर्य 25 साल तक, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 क्या था? वानप्रस्थ आश्रम। क्यों भेज देते थे वो 25 साल? अब आप अपने यहाँ की स्थिति देखिए, वो लोग भी परिचित थे कि जब आपके बच्चों की शादी होती है और नई बहू आती है, बच्चे होते हैं, उसके बाद एक जो जनरेशन गैप होता है वो तब से चलता चला आया है और आज तक चल रहा है, उसी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घरों में। तो वो इसीलिए उस 25 साल के लिए वानप्रस्थ आश्रम, हम लोग कहते हैं ना, वृद्धाश्रम नहीं होते थे, लेकिन वृद्धाश्रम नाम नहीं था, कॉन्सेप्ट तो वही था। उस 25 साल के लिए उन बुजुर्गों को वन में भेज दिया जाता था, ताकि यहाँ पर वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो वन में रह के दुनिया सीख जाएंगे कि यहाँ दुनिया में का है क्या ना, आपको अंत में मर के ऊपर ही जाना है। तो वो माया मोह से सब वो भी अलग रह लेंगे, और जब वो लौट कर आएंगे तो वो 25 साल जब वो जंगल में वन में रह चुके होंगे, तब वो आ जाता था आपका संन्यास आश्रम, क्योंकि वो जिंदगी सन्यासी जैसी जीने लगे होंगे। तो वो लोग भी 25 साल दूर रखते थे। और हम आज की तारीख में नहीं नहीं नहीं, हम हर बात में बच्चों के ऊपर अपना नियम चलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो हमेशा से होता है। और मेरे ख्याल से विदेशों में ये कल्चर नहीं है, तो वो लोग इंडिपेंडेंटली, बचपन से ही बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है और पेरेंट्स भी बिल्कुल अलग खुश रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो प्यार नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते, वो खुद शादी के बाद गिफ्ट में बच्चे को मकान देते हैं कि तुम अपना रहो, हम लोग अपने रह रहे हैं, चाहे वो बगल में मकान ले दें, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी, अपनी अपनी लाइफ है, और सब एक दूसरे से कॉपरेशन में। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं नहीं पाश्चात्य संस्था बहुत खराब है, आपस में। हमारे यहाँ अभी हम लोग का एक 2017 में एक यूनिवर्सिटी है वहाँ अमेरिका में, वहां से 25 बच्चे आए थे स्टूडेंट्स वहाँ के सर लेके, तो हम लोग का एक इंटरेक्टिव टॉक थी, उनसे जब बात हुई
तो उसमें हम लोगों ने पूछा कि आप लोग अपने माँ बाप से प्यार के इजहार के लिए सबसे अच्छी चीज आपको क्या है, क्या लगती है? तो उसमें से एक बच्चे का बड़ा अच्छा जवाब था, बिल्कुल दिल को छूने वाला जवाब था। बोले सर हम लोग पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हैं, बस मुझे ये मालूम है कि मेरी मम्मी या पापा की कॉल आई है तो मैं कितना भी बिजी हूँ, मुझे उस कॉल को उठाना है, उस कॉल को मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। मीन्स इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है उन लोगों में भी। यहाँ पर तो हम लोग केवल समाज क्या कहेगा और दिखाने के लिए बाहर बाहर बहुत अच्छा है, अंदर क्या चल रहा है वो अंदर के ही लोग जानते हैं। तो इससे अच्छा तो है कि आप किसी ओल्ड एज होम में आए, वहां पर आकर अपनी जिंदगी अच्छे से काटें। वहां पर दूसरा फायदा, घर में आप कितना टीवी देखोगे भाई, और क्या ऑप्शन है आपके? क्या ऑप्शन? बच्चे बाहर हैं तो टीवी आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है, मोबाइल रह जाता है। किसी ओल्ड एज होम में आने के बाद आपको अपनी एज ग्रुप के 20, 25, 30 लोग मिल रहे हैं, आपकी लाइफ बढ़ रही है। क्योंकि घर में यदि आपके पास छोटा बच्चा भी, आपने खुद देखा होगा घर में, आप उससे बात करना चाहोगे अपने जमाने की, वो बात करेगा आज के जमाने की, और मोबाइल और नई नई चीजें वो बताएगा, दोनों में तारतम्य ही नहीं होता है। अब तो चलिए हर घर में, हर रूम में टीवी हो गया। एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी अपनी है, उनकी अपनी है, और वहीं पर वो क्लैशेस हो जाते हैं। अब उसको मोबाइल में गेम खेलना है, आप उसको लूडो खिलाना चाहते हो, आप उसके साथ कैरम खेलना चाहते हो, उसको नहीं खेलनी है वो सारी चीजें। तो आपके जहाँ पर घर में रह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप घर में अकेले रह रहे हैं तो मेडिकली आप तो एक बिल्कुल सेफ हैं। यदि आपको रात में 2 बजे 3 बजे भी कुछ होता है तो कम से कम आपके बाहर का स्टाफ है आपको ले जाने के लिए हॉस्पिटल। अभी जानकीपुरम का ही एक केस है, बिल्कुल हम लोग के ओल्ड एज होम से मुश्किल से 200 मीटर दूरी का, एक आपके अभी सरोजनी नगर में के पास हुआ है। बहुत केसेस आपने सुने होंगे, जानकीपुरम विस्तार और गोमती नगर विस्तार के केसेस, घर में बुजुर्ग दंपत्ति की मारकर हत्या। क्या है? यही तो है। यही समाज क्या कहेगा? बच्चे बाहर हैं, घर में केवल वो 2 लोग बूढ़े लोग अकेले रह रहे हैं, सबको मालूम है, पूरे मोहल्ले को भी मालूम है, और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, वारदात करते हैं, उनको भी मालूम है कि कितने बजे काम वाली आती है, कितने बजे काम वाली जाती है, और कहीं ना कहीं काम वाली ही इन्वॉल्व होती है सब केसेस में। जो जानकीपुरम वाला केस है उसमें भी यही था कि घर में जो काम वाली आती थी उसने पूरी रेकी की थी, कितने बजे हम चले जाते हैं। बाद में वहां का एक कोई पुजारी था, वो रात में 6 बजे आके घर में छुप के बैठ गया था, और रात में 12 बजे उसने मर्डर कर दिया माता जी का, घर में अकेली रहती थी। इस प्रकार के केसेस बहुत होते हैं, ये उनको मालूम है कि कितने से कितने तक घर खाली रहता है। अब इसमें भी आप क्या है, समाज की तरफ से तो अकेले रह रहे हैं, उस घर को आप किराए पर उठाएं और किसी एक अच्छी ओल्ड एज होम में, अब तो इतने बड़ी बड़ी ओल्ड एज होम्स आ गए हैं कि वो आपको आपसे अच्छा खासा रुपया भी लेंगे और आपको सारी सुविधाएं देंगे। सारी सुविधाएं। तो आपका रुपया है किस काम का? इसी चीज के लिए तो है कि आप अपनी जिंदगी बुढ़ापे में अच्छे से काटें। तो भैया ये सेवा भाव क्या बचपन से था, या कैसे ये काम कैसे शुरू हुआ? हाँ, सेवा भाव तो बचपन से था। क्या एजुकेशन वगैरह आपकी? हाँ, डिग्री कॉलेज में जॉब में थे एज ए लेक्चरर। अच्छा। 2003 में पीएचडी कर ली थी, जिसके नाम डॉक्टर अमित सक्सेना है। अच्छा। 2003 में पीएचडी कर चुके हैं, 2010 तक डिग्री कॉलेज में जॉब की, और जब जॉब छोड़ी है तब एज ए प्रिंसिपल थे बीएड कॉलेज में। अरे वाह, सरकारी नौकरी छोड़ी आपने? नहीं, सरकारी तो नहीं थी, लेकिन हाँ उस वक्त काफी कंप्यूटर वगैरह दे रहे थे, और उस वक्त तो नेट का भी वो नहीं था, अपना पीएचडी से भी जॉब लग रही थी। तो लेकिन फिर अचानक से 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि नहीं अब जॉब नहीं करनी है। कहीं ना कहीं अपने को एक सीमित दायरे में पा रहे थे कि जो चीज हम करना चाहते हैं या लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो सीमित है, एक बाउंड्री में बंद के रह रही है। तो 2010 में अचानक से बस जॉब छोड़ी। एनजीओ अपना 2005 से बनाया ही हुआ था, पहले से दिमाग में था कुछ चीजें। अच्छा। बस फिर उसी पे काम करना शुरू कर दिया 2010 के बाद। और शादी कब हुई? 2009 में शादी हो गई थी। शादी के बाद जॉब छोड़ना तो और भी ज्यादा कठिन काम था, क्योंकि आपने जब ससुराल में दिखाया हो कि हम डिग्री कॉलेज में हैं और बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, उसके बाद आप जॉब छोड़ दें तो बहुत ही चैलेंजिंग थी सारी चीजें। कि दिखाया तो कुछ और गया था, यहाँ तो कुछ और निकला, लेकिन ये था कि वाइफ ने पूरा साथ दिया इन सब चीजों में जी। वो भी पीएचडी है, हिस्ट्री से पीएचडी है। अच्छा। हम आगरा यूनिवर्सिटी से हैं, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं। अच्छा। तो उन्होंने फिर पूरा साथ दिया। हुआ कि नहीं, जब हम लोग अपने ही कुछ काम करते हैं, जबकि शादी के पहले वो भी जॉब करती थी, तो ये उन्होंने भी छोड़ दिया साथ में। शादी के बाद ये हुआ कि दोनों लोग जॉब करेंगे। इतना कॉन्फिडेंट थे कि हम दोनों नौकरी छोड़ के सर्वाइव कर लेंगे। हाँ, हमने कहा ना कि चीजें क्लियर थी, कि हमको मालूम था कि हाँ जिस लेवल पे हम कॉलेज में मेहनत कर रहे हैं उतनी यदि हम अपने लिए मेहनत करेंगे, और सीधा सा फंडा है कि जितना आप दूसरे के लिए करते हैं ना, उतना बिल्कुल सही आधा भी आप अपने लिए करने लगे तो आप अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम कमा के दूसरे को दे रहे हैं। उससे अच्छा तो है कि हम उतनी मेहनत अपने लिए करें। तो यही था बस कि हम अपने लिए मेहनत करनी है। तो मैंने सुना आप बिना किसी सरकारी सपोर्ट के आप ये वृद्धाश्रम चला रहे हैं, तो कैसे संभव होता है, कैसे खर्चे निकलते हैं? हाँ, ये हम लोग का चाहे ओल्ड एज होम हो, हम लोगों का अपना एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का स्कूल भी चलता है, जितनी भी सारी चीजें हैं हम लोग पूरी पब्लिक सपोर्ट से चलाते हैं।
अच्छा। कहीं पर भी हम लोग इसको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं लेते हैं। और संभव तो थोड़ा सा शुरुआती दौर में कठिन था, जब 2016 में ओल्ड एज होम खोला तब थोड़ा सा दिक्कत थी। बस एक अच्छाई ये थी कि 2015 में हमने अपना हिम्मत अभियान स्टार्ट किया था, जो हमारा मिनिस्ट्रियल हाइजीन के ऊपर है, पीरियड्स अवेयरनेस का। तो 2015 में जब उसको स्टार्ट किया तो एक जिसको कहते हैं कि लोगों के बीच में एक पहचान बन गई थी। तभी से आपको पैडमैन ऑफ लखनऊ हाँ, कहा जाने लगा। इसलिए क्योंकि 2015 में हमने काम स्टार्ट किया, पैडमैन फिल्म आई 2018 में, तो 3 साल का एक लंबा गैप होता है। तो 3 साल में हमने लखनऊ में इतना काम किया हुआ था कि आप समझिए, जो हमने अभी आपको अमेरिका की यूनिवर्सिटी बताई, वहाँ के बच्चे जो आए थे, एक रियाज अजीज सर हैं, देवराई फाउंडेशन, वो फेसबुक से हमको मिले 2016 में। उन्होंने वहां से लखनऊ की लड़कियों को सैनिटरी पैड्स के लिए अडॉप्ट किया। फिर वो साल में 2 बार इंडिया आया करते थे। इंडिया में आए, वो कॉलोनीज में गए जहाँ पे हम काम कर रहे थे। वो अपने वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में थे, अपने यूनिवर्सिटी से 25 स्टूडेंट्स को लेकर आए। उन्होंने इंडिया की पूरी उनका टूर था एक, उन्होंने उन सारी चीजों को उन्होंने विजिट कराया। तो वो जो पैडमैन वाला जो था, पैडमैन नाम मिला 2018 में जाके, जब पैडमैन फिल्म अनाउंस हुई तब मीडिया ने बड़े बड़े आर्टिकल्स निकाले कि हमारे पास तो 2015 से काम कर रहा है, हमारे पास पहले से एक पैडमैन है। तो उन्होंने निकाला कि लखनऊ का पैडमैन और पैडमैन ऑफ लखनऊ करके। तो इस काम को करने में आपको कोई शुरुआत में हिचक और वैसी कुछ नहीं लगा? नहीं, ये शुरू से क्लियर थी चीज है कि इस पूरे अभियान को लीड हम करेंगे, और यही इसकी सबसे एक अलग चीज थी। क्योंकि 2018 के बाद से तो कई पुरुष आ गए इस फील्ड में। अच्छा। जब पैडमैन फिल्म लोगों ने देखी तब तो लोगों ने नहीं हो सकता है, लेकिन 2015 में यदि आप अभी भी नेट पे डालेंगे, बड़ा लिमिटेड, पूरे इंडिया में 2 या 3 ही लोग हुआ करते थे जो पुरुष होके पीरियड्स के बारे में बात कर रहे होते थे। तो शुरुआत में कठिन ये था बस पहला स्टेप लेना, और पहला स्टेप लेने के बाद भी सबसे ज्यादा कठिन है, अभी हम लोग को अब हंसी आती है कि हमने पहली वर्कशॉप जो ली थी, या पहली बार लड़कियों के बीच में जाके पैड्स बांटे थे, वो था 28 मई 2015। 20 दिन लग गए थे इस चीज को फेसबुक पे अपलोड करने में। करें कि ना करें, करें ना करें, यार इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, लोग कैसे क्या कहने लगेंगे। घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया, घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। बस इतना जरूर था कि वाइफ से बात करने में हमको 3 दिन लगे थे। तो वो हॉस्पिटल आती थी, पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो जब हमने देखा कि हाँ इस टॉपिक पे काम करना है, सोचते थे हाँ आज वो खाना लेकर आएंगे, आज उनसे बात करेंगे। वो आती थी और सोचते रह जाते थे, तो वो खाना लेकर चली जाती थी। फिर फिर हमने कहा यार अब 28 मई तो पास में आ रही है, 16-17 मई हुई चुकी थी, और 28 मई को ही करना था। तो मिनिस्ट्रियल हाइजीन डे होता है उस दिन, उस दिन वो स्टार्टिंग करनी थी। 3 दिन बाद हिम्मत करके उनसे बोले कि ऐसे ऐसे करना चाहते हैं और इसको हम लीड करना चाहते हैं। तो इसमें हम नाम लेना चाहिए। कोई सपोर्ट नहीं था? तब भी कोई सपोर्ट नहीं था? नहीं, कोई नहीं, आपने खुद से शुरू किया? बिल्कुल अपने ही सही। और इसमें हम नाम लेना चाहेंगे, एज ए पुरुष क्यों करना चाहते थे कि एक सभी लोगों से हम अपील करेंगे। दामिनी यादव जी की एक कविता है महावारी, केवल आप नेट में डालेंगे दामिनी यादव महावारी, वो कविता आ जाएगी। और उस पूरी कविता को हमने पढ़ा कम से कम 2 या 3 बार 4 बार, और वो इतनी अपीलिंग कविता थी। उसमें वो पुरुष के ही रूप में दिखाई गई थी कि पुरुष जो नहीं समझते हैं पीरियड्स के बारे में, जबकि जन्म उनका उसी खून से होता है। तो पूरी कविता इसी चीज के ऊपर है। तब लगा कि यार पुरुषों को भी आगे आना चाहिए। बस वही 3-4 दिन से दिमाग में घूम रहा था कि इसको लीड हम ही करेंगे, वाइफ से भी बात करेंगे, अर्चना से, और बाद में यही होगा कि नहीं तुमको नहीं, इसको हमको लीड करना है। उनसे बात हुई, फिर हुआ कि इसको नाम क्या दिया जाए। तो हमने उसको नाम दिया हिम्मत अभियान। हमको ये लगा कि जब हमको ही बात करने में हिम्मत नहीं आ पा रही थी, तो लड़कियों को कैसे हिम्मत आती होगी बात करने की। तो लड़कियों के अंदर हमको हिम्मत लानी है, इस बारे में वो बात कर पाए कि पीरियड्स कोई घबराने की या शर्माने की चीज नहीं, बल्कि उनके लिए गर्व की बात है। सृष्टि उसी से चल रही है, भगवान ने उनको एक वरदान के रूप में वो चीज दी है, तो वो शर्माती क्यों है? उनको शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि अपने खुल के बात करनी चाहिए, और उनके अंदर इस चीज की हिम्मत आनी चाहिए। तो ये मंदिरों में पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन का क्या आइडिया था? आपने सारे यूनिक हाँ, ये हुआ कि अब जब चीजें तोड़ी जा रही हैं, तो अपनी धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो, लेकिन जो लोगों के दिमाग में भ्रम है, तो कहीं भी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि जबरदस्ती कोई काम किया हो। हमने सबसे पहला जो वर्कशॉप हमें याद है, शायद लगभग 2015 में स्टार्ट किया, 2016 में जानकीपुरम में एक वर्कशॉप करने के लिए एक ऑफर आया, और ये हुआ कि वो उन्होंने कहा कि वहाँ कहाँ होनी है, कोई जगह नहीं मिल रही है। तो पता चला कि जिस सेक्टर में होनी थी वहां पर एक मंदिर है। हमने कहा इससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं हो सकती, हमने कहा मंदिर में ही करते हैं वर्कशॉप को। और जब हम वहां पे पहुंचे हैं तो लगभग 25-30 लड़कियां भी आई हुई थी, लेडीज भी थी। तो वहां पर हम लोगों ने वो वर्कशॉप की, तो हमको भी लगा कि हाँ मंदिर में वर्कशॉप हो रही है, तो हम लोग बहुत सारे नियम और चीजें लोगों को बता पाएंगे, तोड़ पाएंगे। पर हम तो सबसे बड़ा चीज होता है कि मंदिर नहीं जाना है पीरियड्स में। तो क्यों नहीं जाना है? तो वो बहुत लंबा, करीब 1.5 घंटे का हमारा पूरा एक सेशन होता है। कई बार स्कूल वाले कहते हैं सर आपको तो केवल पैड बांटने होंगे 15 मिनट। हमने कहा नहीं, वो 15 मिनट
तो आप दीजिए चाहे ना दीजिए, किसी और को दे दीजिएगा, हमको वो 1 घंटा जरूर चाहिए बताने के लिए, लड़कियों को अवेयर करने के लिए। तो वहां पर भी हमने सेशन लिया और उसमें सबसे अच्छी जो चीज थी कि वहां पर एक लगभग 80 साल की माता जी आई हुई थी, उन्होंने भी सुना, इतनी खुश हुई, बोले बेटा आज तुमने इतनी अच्छी चीजें बताई हैं, हम लोग तो कभी इस चीजों को कभी बात ही नहीं कर पाए। क्या बताया था, कुछ पॉइंट्स अगर? हाँ, उसमें यही कि पीरियड्स में जैसे मंदिर जाने पर रोक क्यों लगी, तो उसके पीछे कारण ये होता था कि जब ये सारी चीजें प्रारंभ हुई या पीरियड्स को लेकर लोगों को, मतलब कि जब हम बात करें आदिकाल की, आदि समय में जब लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे और जंगलों में रहा करते थे, तब उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी और वो नहाने का भी कोई वो नहीं था। नहाने का पानी कॉमन हुआ करता था, तालाब, एकमात्र साधन तालाब। अब वो उसी से पानी पी रहे हैं और उसी में वो नहा रहे हैं। अब उनको क्या चीज लगी, बाकी यदि प्राकृतिक रूप से देखें, इंसान यदि एक महिला और एक पुरुष बिना कपड़े के हैं और पीरियड्स में हैं, तो उनकी बॉडी में केवल एक अंतर उनके दिमाग से यदि हम सोचे तो उनको दिखेगा कि कभी कभी इसके लाल लाल कुछ निकलता है और उसके बाद इस पानी में लाल लाल हो जाता है। तो उस पानी को लाल ना होने के लिए उसके पास क्या चीज आई दिमाग में, इसको नहाने मत दो। भैया ये नहाएगी नहीं तो वो पानी गंदा नहीं होगा, लाल नहीं होगा। हमको नहीं मालूम है लाल रंग है क्या है, लेकिन वो जब जाती है उसके बाद वो पानी गंदा होता है। उनको 4-5 दिन नहाने से रोक दिया। अब हम थोड़ा सा और आगे प्रगति करते चले गए, अब नहा तो नहीं रही है ना। जब नहा नहीं रही है तो अब आज के इसमें यदि हम देखें, घर में यदि कोई लड़की या महिला 4-5 दिन बीमार है, कुछ है, जब भी कोई भी पुरुष भी है, जब वो उठेगा सबसे पहले वो कब क्या करेगा, यदि उसको पूजा करनी है नहाएगा ना। यहाँ पर वो जब नहाई नहीं है तो वो पूजा कैसे करेगी, तो जब वो नहाई नहीं है तो उसको पूजा करने से रोक दिया गया। नहीं तो वही नहाई नहीं है, जब नहा लोगी तब पूजा करना। तो ये पूजा करने की रोक लगी, वो लोग इसलिए लगी क्योंकि नहाने का पानी और खाना खाने या पीने का पानी अलग अलग नहीं हुआ करता था, एक ही पानी हुआ करता था कॉमन। आज की तारीख में नहाने का पानी अलग है, पीने का पानी अलग है, हर चीज अलग अलग है चीजें। तब टैक्स नहीं हुआ करते थे। थोड़ा सा और प्रगति हुई, मान लीजिए लोगों ने कपड़ा लगाना यूज किया। अब आप कपड़ा ये जो भी लगाते हैं, कपड़े के साथ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है डिस्प्लेसमेंट, वो सरकता है। हमें याद है हमने एक कुर्सी रोड पर एक स्कूल में वर्कशॉप ली थी, वहां पर स्कूल वालों ने एक चीज बताई, अरे सर हमारे यहाँ बिल्कुल जो टीनेज की लड़कियां आती हैं जिनके बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड्स हुए हैं, वो कपड़ा यूज करती हैं और कई बार कपड़ा यहाँ पर गिर जाता है, और हमारे यहाँ का जो वो है स्वीपर, वो केवल कपड़ा उठाने का उस दिन का 100 रुपए लेता है कि हम इस कपड़े को तो उठाएंगे जब हमको 100 रुपए दिया जाएगा। ये स्थितियां लखनऊ जैसे शहर में अभी भी। अब आप सोचिए कि कोई लड़की जिसका पीरियड से उस काल में, जब वो थोड़ा सा पहले के, जब वो मान लीजिए कपड़ा यूज होता था, वो मंदिर गई हुई है और मंदिर में यदि कपड़ा गिर जाए तब क्या होगा। सबसे अच्छा क्या है, मीन्स जितनी भी चीजें बनाई गई वो लड़कियों को सेफ रखने के लिए और उनको इंसल्टिंग महसूस ना हो उसके लिए की गई कि आप वहां पर यदि कपड़ा गिर जाएगा तो तुम्हारी इंसल्ट भी होगी, सब कुछ होगी, तो तुम करना घर पे रहो, मंदिर मत जाओ। पीरियड्स में ब्लड फ्लो होता है, वीकनेस आती ही आती है, चक्कर आते हैं, पेट दर्द होता ही होता है, तो क्या हुआ, पूजा ना करो, आराम कर लो दोनों। भाई पूजा करोगी, चक्कर आ रहा है, या मान लीजिए हम शादी का ले लें या हवन का ले लें, हवन हो रहा है, आप पीरियड्स में हैं, पीरियड्स का तो ऐसा नहीं है कब आपको चक्कर आया है, आपको बहुत तेज दर्द हुआ, अब आप बीच में उठ भी नहीं सकते हो पूजा से, अब आप मजबूरी में बैठे हुए हो, पूजा भी प्रॉपर हो नहीं पा रही है, तो क्या चीज है, पूजा करूंगा। तो सारी चीजें एक साइंटिफिक तरीके से प्लान की गई थी, बस हम लोगों ने उसको एक रूढ़िवादिता के अंतर्गत बांध दिया कि नहीं लड़कियां गंदी होती हैं, नहीं वो तो बहुत गंदा खून है, सारी चीजें करके उनको नहीं करने देते हैं, या भगवान जो है वो नाराज हो जाएंगे, मिथ्स बना लिए, भगवान नाराज हो जाएंगे। तो हम यही लड़कियों से कहते हैं कि भगवान को नाराज होना होता तो तुमको लड़की बनाते ही नहीं, वो लड़का बना देते। भाई लड़की बनाया है तो उन्होंने तो तुमको वरदान के रूप में दिया है। दूसरा, अगर पूजा की हम बात करें, कामाख्या देवी की हम पूजा ही लड़की करते हैं, तो हमारे यहाँ इतने जब कंट्रोवर्सी हैं तो कहीं ना कहीं हमको सोचना चाहिए ना कि ऐसा कोई नियम था ही नहीं कि पूजा नहीं करनी है। पूजा क्यों नहीं करनी है, वो केवल उसके पीछे कारण थे कि लड़कियां नहाई नहीं होती थी, उनके कपड़ा सरक सकता था, या सारी चीजें, उनको चक्कर आ सकते थे, वो बेहोश हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, इसलिए उनको अलग किया गया। स्टडी आपने कब की भैया? ये हम खुद लड़कियों से कहते हैं कि बेटा जितनी भी चीजें हम बोल पाते हैं ये केवल तुम लोगों से जानकारी लेकर, तो हम लोग लड़कियों से कुछ खुद कहते हैं कि हाँ कुछ जो चीजें हो हमको बताओ, इसी से हमारा बढ़ेगा, क्योंकि हम उस टॉपिक पर बोल रहे हैं जिसके बारे में हमको प्रैक्टिकली नॉलेज कभी नहीं हो सकती है, लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो लड़कियां खुद सोचते हैं कि सर इतनी बारीक चीजें आप कैसे बता पाते हो। हमने कहा बेटा इतना तुम लोगों ने पढ़वाया है हमको, इतना हमने पढ़ा, सारी चीजें हुई, ढूंढा, सारी चीजें जो के जाके तब कॉन्फिडेंटली लड़कियों को बता पाते हैं।
और खुशी तब होती है शुरुआत में, जब पहुंचते हैं लड़कियों के बीच में, उनसे जब बात हो रही होती है तब वो बड़ा शर्मा रही होती है। किस टॉपिक पे आज बात होती है, बड़ा धीमे से नीचे मुंह किए बैठी होती है। हमारे अभी सेंटर्स पे जब कोई आता है तो फिर वो इतनी हंसी होती है मुंह छुपा छुपा के, वही और तो नीचे मुंह करके बात कर रही होंगी, फिर बड़ा दो चार बड़ा मुंह ऊपर करके बोलेंगे, बेटा बताए आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सर वो पीरियड्स के ऊपर बड़ा धीमे से बात होगी। 1 घंटे की वर्कशॉप जब हम बताते हैं उन लोगों को सारी चीजें, और 1 घंटे की वर्कशॉप बाद स्थिति ये होती है कि हम लोग उनसे शेयर करवाते हैं फर्स्ट पीरियड स्टोरी, कि जो कोई बताना चाहे फर्स्ट पीरियड का उसका क्या एक्सपीरियंस है। तब सर हम बताएंगे उनके अंदर इतना जोश आ चुका होता है, उनको ये लगता है यार इतना हल्का विषय था और हमको इतना भारी घर के लोगों ने बता दिया था कि नहीं भाई एक चीज बताइए, पुरुषों को दूर कर दिया जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लड़कियों को यदि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पीरियड्स को लेकर बात करने में, तो किसके सामने? पुरुषों के। यदि हम पुरुषों को ही पहले से बता दें सारी चीजें, तो प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं नहीं। तो हम लड़कियों से यही कहते हैं कि बेटा जब आप लोग माँ बनो, तो जब पीरियड्स के बारे में और लड़कियों को बताया किसने? या तो उनकी माँ ने, मौसी ने, मम्मी, वो सहेली ने, किसी फीमेल नहीं। तो लड़कियों से हम यही कहते हैं कि बेटा जब तुम लोग अपने बच्चियों को बताओ तो अपने सामने लड़के को भी बताना पीरियड्स के बारे में। लड़कों को कब पता चलता है? शादी के बाद। जब उनकी वाइफ आ जाती है, जब उसको पीरियड्स होते हैं, तब उसको समझ आता है अच्छा ऐसा भी होता है। तब उसको लगता है कि यार मैं तो क्लास में एक बार हुआ था किसी को, तब तो मैं उसको मजाक बना रहा था। तब वो सिंसियर होता है पीरियड्स को लेके। तो हम लोग जब वर्कशॉप लेते हैं, हमारी बहुत सी वर्कशॉप जो होती है वो कंबाइंड होती है, लड़कों को भी साथ में बैठाते हैं, लड़कियों को भी बैठाया जाता है, ताकि लड़के भी इस चीज को समझें। और लड़कों को जब ये बताया जाता है कि बेटा आगे से यदि तुमको कुछ लगे कि किसी लड़की की स्कर्ट पे यदि तुमको स्पॉट लग रहा है, तो कम से कम तो ये तुम भी सोचना कि तुम्हारी बहन के भी कभी ऐसा स्पॉट होगा, और यही स्पॉट है जिससे कि जब तुम्हारी बीवी के होगा ना तब तुम पिता कहलवा पाओगे, जब तुम्हारी बहन को होगा तब तुम मामा बनोगे, जब तुम्हारे भाभी वगैरह का होगा तब चाचा ताऊ बनोगे। तो यही, और जब तुम्हारी माँ को हुआ तब तुम्हारा जन्म हुआ है। तो इस स्पॉट पे कभी मत हंसो। तब जब आप उसको इमोशनली चीजें बताओगे लड़कों को, तो लड़कों को समझ आएंगी लड़के इतने बुरे नहीं है, लेकिन उनको चीजें मालूम नहीं है। जब उनको लगता है अरे ब्लड तो एक अधर चला ज्ञान, ये तो मजाक की चीज है, शादी वालों को समझ में आता है कितना सिंसियर चीज है वो। तो हम लोग कंबाइंड वर्कशॉप पे ज्यादा फोकस होते हैं कि लड़कों को शुरुआत से ही बता दिया जाए, तो वो अभी से अवेयर होंगे, तो लड़कियां नॉर्मल खुद ही फील करने लगेंगी। जब लड़कों को मालूम है कि आप पीरियड्स है, लड़कियां तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको। ये बुनियाद एकेडमी मतलब आपने बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, बच्चियों के लिए भी काम कर रहे हैं। अब आ गई बुनियाद एकेडमी, छोटे अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए आप पढ़ाई करवा रहे हैं। कितना समाज सेवा करेंगे, सारा पुण्य आप ही ने कमाना है क्या? देखिए ये मानना है कि साथ कुछ नहीं जाता है। और अभी एक ऐसी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था ऐसा लगता है आप तो कुछ सन्यासी टाइप हो गए। नहीं, सन्यासी हुए नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है जिंदगी का। अशोक सालना जी ने भी कहा है 5000 स्क्वायर फीट का यदि आपका मकान है, आप 1000 स्क्वायर फीट में रहते हैं, 4000 स्क्वायर फीट में आपका अहम रहता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रहेंगे तो एक ही कमरे में। बाकी में तो कि वो मेरा इतना बड़ा मकान है, आप रहे एक ही में रहे हो। और ये जिंदगी का सत्य है कि वो एक ही में रहना है, और जो वो 2 गज जमीन है वो कहीं ना कहीं यही कि आपको अंतिम उस 2 गज जमीन पे ही पहुंचना है चीजों में। तो काहे की मारामारी, इतना हो कि बस हम 2 उदाहरण जरूर देते हैं, हर जगह इसी सवाल पे देते हैं। सर सैयद अहमद खान कहाँ रहते थे कोई नहीं जानता है। मदन मोहन मालवीय का घर कहाँ था, बहुत से लोग जानते हैं मदन मोहन मालवीय कहाँ रहते थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाई, बीएचयू की स्थापना उन्होंने की, हर कोई जानता है। सर सैयद अहमद खान ने ईएमयू बनवाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना की, हर कोई जानता है। मींस आप क्या देकर गए वो हर कोई जानेगा, आपने अपने लिए क्या किया वो सीमित समय बाद सब भूल जाएंगे। तो जो आपने दूसरों को दिया है वो हमेशा, आप देखिएगा पहले के लोग धर्मशालाएं बनवाते थे। अहिल्याबाई का हम लोग आज भी नाम ले रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने उस समय में इतने तालाब बनवाए, इतनी उन्होंने कुएं बनवाए, इतनी धर्मशालाएं खोली, इतने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, सारी चीजें की। आज भी उनका नाम हमारा है। वो कहाँ रहती थी, उनकी रियासत थी, वो सब मिट गई। और ये चीज है कि आप देखिए बड़े बड़े किले आज तारीख में तो सब वीरान है ना, वहां पे म्यूजियम है। आपका चाहे कितना बड़ा किला रहा हो, वो कहीं ना कहीं 100 साल बाद, 150 साल बाद वो आपकी संपत्ति नहीं रहेगी, वो कोई ना कोई इसको दूसरा ले ही लेगा। तो किस बात की मारामारी? किस बात की मारामारी? आप देख लीजिए बड़े से बड़े मकान,
लोग गांव से शहर आ गए, गांव में बताते मेरे 5 बीघा में है, अब वो बिक बिक के वहां प्लॉटिंग हो रही है। आपका था, आपका बच्चा अमेरिका चला गया, उसने कहा अरे मैं क्या करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है, उसने बेच दिया किसी और को। आपका वो उस 5 बीघा में था, आप गांव से कभी निकले नहीं कि नहीं मेरा खेत, मेरा घर यहाँ पे कब्जा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या हुआ, आपने अपनी जिंदगी उसको संभालने में निकाल दी और आपके बच्चों ने आपने उसको बेच दिया। तो कोई भी चीज आपकी नहीं है, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेट दूसरे के पास जानी ही जानी है। तो जब वो जानी है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आपका दुनिया याद रखे, दुनिया याद रखे। वो वही चीज है कि आप जब सामाजिक कार्य करोगे, कुछ ऐसी चीजें छोड़ जाओगे, वो हमेशा याद रखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोगों का रहता है कि यार कुछ नया करो, ऐसा करो। आपकी टीम में आप और वाइफ हैं, और कौन है? हम लोग ने हर एक को अपने अपने अलग कोऑर्डिनेटर्स बनाए हुए हैं। जैसे अगर हम हिम्मत अभियान की बात करें तो उसको पूरा लीड हम करते हैं। हम लोग का स्नेहधरा के नाम से जो वृद्धाश्रम है उसमें डॉक्टर अर्चना हमारी वाइफ है, वो उसको लीड करती हैं। बुनियाद एकेडमी को भी वही देख रही हैं। हम लोग की अपनी एक डांस एकेडमी भी चलती है सृजन झंकार के नाम से। ये भी मैं जानना चाह रही थी। वो उसमें भी हम लोगों के यहाँ सृजन झंकार में हम लोग अभी तक 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग के डांस के, हम लोग के संस्था के नाम पे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। अब 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने नहीं, वो बच्चों ने किए हैं। उसमें बैक एंड पे लगी वो पूरा ऑर्गेनाइज हम लोग की तरफ से सृजन फाउंडेशन ने कराया था रिकॉर्ड्स को। तो ये एकेडमी भी कहाँ पर है? जानकीपुरम में। हम लोग मोस्ट जो वर्क है सारी जानकीपुरम में। सारा आपके घर में? नहीं, ओल्ड एज होम जो है, जैसा कि आपने बताया, ओल्ड एज होम हमारा जो है उसमें 8 कमरे हैं, जिसमें से कि 1 कमरे में हम रहते हैं। हम, हमारी वाइफ और छोटा बच्चा, हम लोग 1 कमरे में रहते हैं ताकि वहां पे देख रेख भी हो पाए। और अभी जो कहा, रहना एक ही कमरे में, आप कितना भी बड़ा मकान ले लोगे तब भी आप सोओगे एक ही कमरे में आके। तो इसलिए हम लोग की जिंदगी 1 कमरे में वहां पे कटती है। स्कूल जो है हम लोगों का वो, और डांस एकेडमी वो एक अलग प्रेमिसेस में है वहां पे। तो डांस एकेडमी कहाँ से आ गया? वो पहले भी हम लोग की एक डांस एकेडमी चलती थी और हम लोग कल्चरल में काफी वर्क करते रहे हैं। तो जब कल्चरल में वर्क करते थे तो लोग पूछते थे कि सर कहीं सिखाते भी हैं कुछ है, तो हम लोग कहते नहीं अभी सिखाते तो नहीं है। तो ये लगा कि यार जब कल्चरल में इतना प्रोग्राम्स कर रहे हैं सारी चीजें, तो अपनी एक एकेडमी भी होनी चाहिए। और हम लोग के फ्रेंड हैं रोमा श्रीवास्तव, तो उन्होंने फिर इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा नहीं इसको हम देखते हैं पूरा। तो वो उसकी डायरेक्टर हैं और उनकी पहले भी अपनी डांस एकेडमी चलती रही है। कोविड टाइम पर वो बंद हुई थी, तो फिर उन्होंने मिलके उन्होंने पूरा सेटअप उसका जो है डांस एकेडमी का वो देखती हैं। तो उसमें हम लोगों के पास, उसमें नॉर्मल बच्चे, जनरल बच्चे आ सकते हैं? हाँ, नॉर्मल बच्चे आते हैं, जनरल आते हैं। उसमें जुम्बा क्लासेस भी रहती हैं। उसमें लेडीज की बैच, लेडीज को पुराने गाने पर डांस सीखना होता है अपनी फिटनेस के लिए भी। तो उसमें मोस्टली 45, 50, 55 एज ग्रुप वाली जो लेडीज हैं वो आती हैं, जो जुम्बा भी नहीं कर सकती हैं और फिट भी अपने को रखना चाहती हैं, तो वो वहां पर आके डांस सीखती हैं। प्लस उसमें हम लोगों का एक बैच जो है वो बुनियाद के बच्चों का भी रहता है। अच्छा। क्योंकि केवल वहां पे हम लोग पढ़ाई नहीं कराते हैं बुनियाद में, उसका हम लोग की टैगलाइन भी है शिक्षा, संस्कार, कौशल। हम लोग शिक्षा भी उनकी करा रहे हैं, उनको कौशल के लिए वहां पे एक सिलाई सेंटर भी है। वो बड़ा हमारा एक, जिसको स्टूडियो टाइप से कह सकते हैं, लोग मजाक में उसको स्टूडियो कहते हैं। सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक वहां पे क्लासेस चलती है, बुनियाद एकेडमी रहती है। बच्चे जब 1 बजे निकलते हैं तो वो सारी कुर्सियां और चेयर्स को अंदर कर देते हैं, अंदर कर दिया जाता है। सिलाई मशीनें बाहर आ जाती हैं। अच्छा। 1 बजे से लेके 4, 4:30 बजे तक वहां पे सिलाई सेंटर चलता है, सखी नाम से है वो। वहां पे सिलाई सिखाई जाता है, जिसमें कि लड़कियां बाहर से भी आती हैं। प्लस हमारी बुनियाद एकेडमी के जो बड़े बच्चे हैं, 12 साल के, 13 साल के, 10 साल के, वो भी वहां सिलाई सीखते हैं वो वहां पे, ताकि उनके अंदर कोई स्किल भी आता रहे। 4 बजे जब वो लोग निकलते हैं तो सारी सिलाई मशीन अंदर कर दी जाती है। डांस एकेडमी, वो डांस एकेडमी, क्योंकि वहां पे पूरा मिरर वाला सब लगा ही हुआ है, तो वो डांस एकेडमी शुरू हो जाती है। 4 बजे से 7 बजे तक वहां पे डांस एकेडमी चलती है। बहुत बढ़िया, तो एक ही जगह पे सारी चीजें वहां पे मैनेज की जा रही है। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज सुनकर आपकी सारी बातें, बहुत ही अच्छा था। अमित जी, फिर हमारी बात अधूरी रह गई कि फंड्स कैसे मैनेज होते हैं वृद्धा आश्रम के, स्पेशली क्योंकि एक व्यक्ति का दिन में 3 बार उसे खाना है, रहना है, हर चीज A to Z आपको इंतजाम करना है, तो कैसे ये फंड्स मैनेज होते हैं? देखिए, फंड्स मैनेज जो है वो हम लोग को अपने ओल्ड एज होम के लिए भी करने होते हैं, बुनियाद एकेडमी के लिए भी करने होते हैं, सखी सिलाई सेंटर, क्योंकि जितनी भी चीजें हम लोगों की वो सारी विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट है, हम लोग पब्लिक सपोर्ट पे चलाते हैं। जो हमने आपसे जहाँ पे ब्रेक हम लोग की बात हो गई थी, 2015 में जब हिम्मत अभियान स्टार्ट हुआ तो लोगों के बीच में एक इमेज आई, यहाँ सोशल वर्क में एक्टिव लोग हैं। 2016 में हम लोगों ने अपना ओल्ड एज होम खोला और थोड़ा सा समय लगा, ज्यादा समय भी नहीं लगा, थोड़ा सा समय लगा लोगों में विश्वास जताने में कि यहाँ पर एक्चुअल में वर्क होता है। और भारतवर्ष में डोनर्स की कमी नहीं है, ये हम चीज कहना चाहेंगे कि अपने भारतवर्ष में लोगों के अंदर इतना दिल से मतलब वो करना चाहते हैं। तो उन तक अप्रोच कैसे करते हैं आप? सोशल मीडिया,
सोशल मीडिया में हम लोग लगातार चीजें अपनी अपलोड करते हैं, डालते रहते हैं, लोग कहीं ना कहीं से उसको देखते हैं। जब लोग देखते हैं तो वो अपने आप जुड़ते हैं और आके वो अपने लगे दिल खोल के हम लोगों को आज तक किसी भी चीज की, चाहे छोटी से लेके बड़ी चीज की जो भी रिक्वायरमेंट हुई, हमने लोगों ने लोगों से बोला और लोगों में इतना विश्वास है कि नहीं, अगर वहां से बोला गया है तो एक्चुअल में उनको जरूरत होगी और वो सही में रियलाइज होगा। तो लोग दिल खोल के खर्च करते हैं। बस दिक्कत जो शुरुआत में हुई थी हम लोगों को वो यही हुई थी, एक एज एनजीओ बोलना बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये फैक्ट है कि एनजीओज ने अपनी इमेज इतनी खराब कर ली है कि हम लोगों को दुनिया को बताना होता है कि नहीं, हम उन 5% में हैं जो भी वो 95% केवल गवर्नमेंट ग्रांट का वो करते हैं, वो नहीं है। हम वो 5% वाले हैं, हम अलग हैं हम लोग कुछ। तो बस वो 5% विश्वास जताने में समय लगा। ये सफाई हमें भी कई बार देनी पड़ी। हमने सरकारी स्कीम ली थी तो हमें डिपार्टमेंट को बोलना पड़ता था कि भाई हम चोर डकैत नहीं है, हम अलग है। क्योंकि जहां नाम आता है एनजीओ, लोगों को लगता है कौन सा घोटालेबाज, घपलेबाज, फ्रॉड टाइप का व्यक्ति होगा। लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है। अभी भी बहुत से लोग आते हैं, सर वो हम भी एनजीओ बनाना चाह रहे हैं और वो ग्रांट मतलब वो उसका सीधे से होता है, उनको लगता है कि बस आप एनजीओ बनाइए और गवर्नमेंट आपको पैसा देने के लिए तैयार बैठी हुई है और आप उसे यूज कर सकते हैं। उसे आप यूज कर सकते हैं। तो बस वो समय लगा लोगों पे विश्वास दिलाने में। और आज की तारीख में ये है कि जिस भी चीज की हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग बस अपना हम लोग का जैसे सृजन फाउंडेशन का ग्रुप बना हुआ है। भी लेते हैं डांस एकेडमी वगैरह? हाँ, डांस एकेडमी में बुनियाद वालों से तो नहीं लिया जाता है, जो नॉर्मल बच्चे आते हैं उनसे उनकी फीस लेती है, क्योंकि वहाँ के भी खर्चे निकलने हैं, सारी चीजें निकलनी है, रेंट की बिल्डिंग जानी है। और जो वृद्धाश्रम में आते हैं उनसे भी? वृद्धाश्रम हमारा जो हमने कहा था ना कि हमने सरकारी में भी गए थे, प्राइवेट में भी गए थे, कुछ कमियां थी, तो हमारा जो चल रहा है वो दोनों तरीके वाला चल रहा है। मीन्स यहाँ पर फ्री में भी लोग रह रहे हैं, वहाँ पे करके भी रह रहे हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग भी किराए पर है, उसका भी राइट जाता है। अपनी मर्जी से आते हैं तो वो पे करते होंगे। हाँ, वो अपनी मर्जी से आते हैं, जैसे किसी की पेंशन आ रही है या किसी का बेटा बाहर है वो है। और हमारे पास बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनमें कि उनके पास कोई साधन नहीं है या उनके भाई या बहन हैं वो थोड़ा बहुत देना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पेड भी हैं, सेमी पेड भी हैं, नॉन पेड भी हैं। और बहुत से ऐसे केसेज आते हैं जो दूसरे ओल्ड एज होम हमारे यहाँ बेचते हैं, तब हम लोग को थोड़ी खुशी भी होती है। इस रूप में वो किसी ओल्ड एज होम में गए, उनका अपना एक फिक्स चार्ज है, उनका कोई ऑप्शन ही नहीं है, उससे कम वो कर नहीं सकते, फ्री वाले वो रख नहीं सकते। तो हम लोगों के पास कॉल आती है, अरे भैया हमें तो यार हमारे यहाँ एक जने आए हैं, वो इतना थोड़ा बहुत भी बस दे सकते हैं, कोई जगह है? कहते हैं हाँ भैया जगह है। तो हमारे यहाँ आ जाते हैं, हमारे यहाँ ऑक्यूपाई हो जाते हैं। और हम लोग के ओल्ड एज होम पे तो हम कहते हैं कि लोगों से कि एक बार हम अपील करते हैं लोगों से, एक बार आए वो देखें आके। क्यों देखें? हमारे यहाँ ओल्ड एज होम में जो लोग रह रहे हैं वो लोग हैं जिनको लखनऊ का कोई ओल्ड एज होम रखेगा भी नहीं। आज की तारीख में हम बात करें तो 4 लोगों को पैरालिसिस है हमारे यहाँ, 3 लोग डिप्रेशन के हैं, एक चाइल्डिश माइंड है। अब पैरालिसिस वाले में जैसे लोग कहेंगे क्यों नहीं रखेगा, सरकारी वाले इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उनका क्या है कि आप हट्टे कट्टे चलते फिरते होने चाहिए, वो आपको पर्सनल केयर टेकिंग नहीं देंगे। और जब पर्सनल केयर टेकिंग नहीं देंगे तो पैरालिसिस वाला काम कैसे करेगा, वो जाएगा कैसे? तो वो वहां पे तो जा नहीं सकता है सरकारी वालों में, जो वहां का एक ड्रॉबैक है। प्राइवेट में भी आप जाते हैं तो फिर आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप एक तो वहां का पे कर पाए, प्लस आपकी देख रेख के लिए एक अपना केयर टेकर रख पाए। तो आज की तारीख में एक केयर टेकर 12 घंटे के 15,000 रुपए ले रहा है, तो या तो इतना पे के हो, तो वो इतना पे भी नहीं कर सकते हैं। अब ना तो सरकारी में जाने के हैं, ना वो प्राइवेट में जा पा रहे हैं। सही बात। तो उनके लिए एकमात्र जो सहारा बनता है तो स्नेहधारा। हम लोगों का ये रहता है कि बस भोले बाबा ने भेजा है, यदि 140 करोड़ में से यदि आपके दरवाजे किसी ने खटखटाया है तो वो भोले बाबा ने आपके दरवाजे पर भेजा है, उनको मालूम है कि इसकी सेवा यहाँ हो पाएगी। तो हम लोग कहते हैं जैसा केस हो आ जाओ, देखा जाएगा, वो कैसे होगा बाद में देखा जाएगा। ऐसे केसेस आए कि वो आने के 2 दिन बाद भी एक्सपायर हो गए, लोगों ने छोड़ा, उनको मालूम होगा या तो ऐसा कुछ होने वाला है, हम लोग अच्छा खासा बता के छोड़ा, उसका फोन उठाने बंद कर दिए। 2 दिन बाद हम लोग जब हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, उनको कॉल करते हैं, बताते हैं उनको हॉस्पिटल लाए हैं, तब सब बता रहे हैं कि हम लोग तो बाहर गए हुए हैं। आधे घंटे बाद उनकी डेथ हो जाती है, हम लोग कहते हैं भैया बॉडी तो अब आइए साथ में तो लेकर चलिए, तब आधे घंटे या 1 घंटे में सब लोग मौजूद हो जाते हैं फिर से। तो ऐसे केसेस भी आ जाते हैं हम लोगों के यहाँ। तो हम लोग का रहता है जो आया है वो यहाँ से कोशिश है कि वो निराश होकर ना जाए। तो कई बार ऐसा होता होगा कि बहुत ही आपको भावनात्मक स्थितियों से गुजरना पड़ता होगा और इमोशनली मेरे ख्याल से आप काफी मजबूत हो गए होंगे। अब इतना कुछ आपने कड़वा सच देख लिया समाज का, तो पल में समझ जाते होंगे किसके मन में क्या चल रहा है, किस मंशा से कोई यहाँ आया है। हाँ, थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, लेकिन नहीं ज्यादा नहीं समझ पाते हैं। कहिए
थोड़ा सा उतना एक्सट्रीम आप सोच ही नहीं सकते कि सोचिए। हम लोग को तो देखिए एक वो किस्सा है ना, जैसे एक बार युधिष्ठिर को भेजा गया था कि खराब लोगों को चुन के लाओ, और दुर्योधन को भेजा गया था कि जरा अच्छे लोगों को चुन के लाओ। तो दुर्योधन निकले, उनको कहीं पे कोई अच्छा व्यक्ति ही नहीं दिखा, और युधिष्ठिर को कहीं पर कोई बुरा व्यक्ति ही नहीं दिखा। तो आप जो जैसे होते हैं ना, आपको वैसे ही दिख रहा होता है। तो हम लोग इस मामले में थोड़ा से कुछ भी कहिए कि शायद अभी कंफर्टेबल नहीं है। Innocent हम है। लोग को हर कोई अच्छा लगता है, वो तो बाद में पता चलता है जब वो फोन उठाने बंद कर देता है, जब वो तब लगता है यार ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है, अब क्या करें। तो जो होता है उस हिसाब से देखते हैं चीजों को। अभी तक लगभग 8 लोगों का कंडीशन हमने खुद ही किया है। कोई कई ऐसे केसेस हुए जिसमें कि उनके बच्चे वगैरह है भी नहीं, या है भी, या जैसा मेरा ना जिनकी शादियां ही नहीं हुई, बच्चे हैं ही नहीं, तो उनका तो कंडीशन हम ही को करना है। 22 लोगों को। कितने पुराने केसेस मतलब जो है आपके यहाँ रहना कंटिन्यू किए हुए हैं कितने साल? इस वक्त का जो केस है वो हमारे सबसे पुराने का अंकल जी है, 6 साल हो गए हैं 2000, और वो आए थे मात्र 15 दिन के लिए। अच्छा। उनके साथ जो मेन चीज है वो 15 दिन के लिए आए थे अपना आंख का ऑपरेशन कराने के लिए। आंख का ऑपरेशन थोड़ा सा सक्सेस नहीं हो पाया, और उनको 15 दिन में इतना अच्छा लगा बोले मैं जाऊंगा ही नहीं, और 6 साल हो गए हैं उनको हमारे यहाँ, वो वहीं रह रहे हैं। आज की तारीख में एक केस ऐसा है, एक माता जी रह रही है, उनकी बेटी भी यहीं रह रही है, उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ रोक के रखा है। वो बीमार थी तो उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं जाना था, तो इसलिए उनको दीदी को बुलाया गया, दीदी आप आइए और साथ में हॉस्पिटल में रहना होगा, तो आप आके साथ में रहिए। वो आ गई। 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में एक बार अभी 3 दिन के लिए वो जा पाई है। अब वो ना तो अपनी बेटी को जाने दे रही है, तुम जाओगी भी नहीं, वो कहती तुम साथ में चलो, नहीं हम अर्चना और अमित को छोड़ के नहीं जाएंगे, उनको यहाँ पे इतना अच्छा लगता है। तो अब उनका बेटा, उनकी बेटी और उनके हस्बैंड वो देहरादून में है, वो अपनी माँ के पास यहाँ है, और केवल क्यों, क्योंकि माँ उनको जाने नहीं दे रही। तो ऐसे ऐसे, और उनको हम लोग भी कहते हैं मम्मी, उनको हम लोग मम्मी बोलने लगे, वो दीदी बोलती है मम्मी। आप तो सबको ही मम्मी और पापा मम्मी बुआ, जो जैसा आता है वैसे अडॉप्ट कर लेते हैं ना, जो छोड़ने नहीं आता वो जो उसको बोल रहा वो होता लोग है। भी आपको बेटा ही करके संबोधित करते हैं, बहुत अपने प्यार बेटा। मिलता है, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। बहुत आशीर्वाद। मीन्स हमारा जो छोटा वाला बेटा है वो तो पहले ही लोग के सामने हुआ है। तो ये स्थिति थी कि जब अर्चना और हम लोग उसको लेकर पहली बार वहां पहुंचे हैं, तो लोग वहां पे फूलों के, लोगों ने फूल वहां से बारिश की, उन्होंने अपना फूलों का इंतजाम कर रखा था, तिलक हुआ। हमको वो पल अभी तक याद है कि हमारी मम्मी एक्सपायर हुई 2019 में। 2020 में जब बर्थडे हमारी आई, तो मम्मी हमारी टीका किया करती थी, तो हमने ऐसे ही कहा था, तो हमने कहा यार इस बार तो मम्मी यही टीका। तो वहाँ पे एक माता जी थी, वो 2016 से रह रही थी शुरुआत से, और मम्मी से बड़े की बातचीत होती थी, उनका पापा मम्मी को भी हम लाते रहते थे मिलवाने इन लोगों से, और पापा को बड़ा अच्छा लगता था, तो वो सबसे परिचित थी। वो मतलब कि ये समझ लीजिए कि वो हमारी साली की शादी तक में जा चुकी थी हमारे यहाँ। हाँ, एक चीज बीच में बोलेंगे, कोई यदि हमारे यहाँ कार्ड आता है तो हम लोगों का ये होता है कि भाई देखिए हम लोग अकेले नहीं आते हमारे यहाँ से जितने लोग आ सकते हो आप ये मान के चलिए कि 2 4 6 लोग तो आएंगे ही आएंगे, हमारा ये परिवार है पूरा। तो आप इस तब बुलाना हो तब बुलाए, तब आप बुलाइए हमारे पूरे परिवार को। तो हमारे यहाँ जैसे साली की शादी हुई, हमारी साली की शादी हुई, तो हमारे यहाँ से कम से कम 6-7 लोग जो लोग चलने फिरने की स्थिति में है, तो हमारी पूरी टीम है, हमारा पूरा परिवार पहुंचता है। बहुत बढ़िया। तो वो हमारी साली की शादी में भी जा चुकी थी, तो हमारी जब साली पहली बार आई तो उन्होंने उसका स्वागत भी किया, दामाद आए उसका भी उन्होंने स्वागत किया, उनकी शादी में भी जा चुकी थी। तो जब टीके की बात आई बर्थडे पे, तो उन्होंने बोले अरे ऐसा तुमने कैसे कह दिया, मैं करूंगी ना टीका। तो 20 अक्टूबर को बर्थडे होती है, तो 20 अक्टूबर को उन्होंने लिया, हमारे टीका किया। अनफॉर्चुनेटली 2021 बारे में उनकी भी डेथ हो गई। बर्थडे आया, फिर कुछ काम से हम बाहर गए हुए थे, रात में हम लगभग लौटे हैं 1:30 बजे। एक वहां पे एक मैम रहा करती, उनको हम लोग मैम इसलिए बोलते थे, हमारी वाइफ की टीचर रही थी, अर्चना की वाइफ की वो टीचर रही थी सेंट जोसेफ में पहले वो। तो सेंट जोसेफ में पुष्पलता मैम ने उनको रखवाया था, बोले कि वो अर्चना की टीचर रही है। ठीक है। रात में जब 1:30 बजे लौट के आए हैं, तो वो 1:30 बजे इंतजार कर रही थी जब आएंगे उनको टीका करना है। रात में उन्होंने 1:30 बजे हमारा टीका किया। मीन्स इतना प्यार मिलता है कि वहां पर लोगों को लगता है कि नहीं ये तो हमारा बेटा है, उसको वो सब अपना पोता मानती हैं। उसको भी अभी एक बार पिछले साल की बात है, ग्रैंड पेरेंट्स डे पर फोटो लेके जानी थी बाबा दादी की। हम लोग इतने बिजी रहे कि फोटो नहीं करा पाए उसकी। हमने कहा यार निकाल देंगे, कोई फोटो कर देंगे। बाद में हमारे मुंह से निकला, हमने कहा यार बाबा दादी है ही नहीं, तो कहां से तुम्हारी फोटो कर दें, बाबा दादी रह तो चुकी है। अब उसका आप बचपना देखिए, है तो इतने सारे बाबा दादी, क्योंकि वो सबको बाबा दादी बोलता है, तो उसके दिमाग में तो यही कि सारे मेरे बाबा दादी हैं। हमने कहा यार बात तो सही है, जैसा है हम लोग के मुंह से गलत चीज निकल गई। तो हमने कहा, बोले कि मैं फेल हो गया, आप है छोटा सा 5 साल का है, अब 5 साल में ये कह रहा है कि मैं फेल हो गया आप लोग की वजह से, आप लोगों ने मेरे ये फोटो नहीं दी, मेरे बाबा दादी को, इतने सारे बाबा दादी थे मेरे पास। तो इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता है कि वो बाबा दादी ख्याल से इस चीज के आगे दुनिया की कोई दौलत, कोई नहीं, दौलत फीकी है। एक हाँ। अब जैसे हमारा जो बड़ा बेटा है
वो भी जितने हमारे पुराने लोग थे उनसे ज्यादा फेमिलियर था, क्योंकि तब वो हम लोग के साथ रहता था। वो इस वक्त स्पोर्ट्स में है, जिम्नास्टिक्स में निकल गया है और नेशनल पे खेल रहा है, इंटरनेशनल भी अभी होकर वो आया है। अरे वाह। उसका जब नेशनल के लिए पहला सिलेक्शन होना था, उसका हमारे पास फोन आता है कि पापा 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, एक का और होना है और 3 पार्टिसिपेंट्स है, अब 3 में से एक का सिलेक्शन होना है। मैंने कहा ठीक है यार, जो होगा बस बोलेगा, वो देखेंगे, कोई बात नहीं है। अगले दिन होना है, सुबह से शांति है, पूरे आश्रम शांत है। मतलब हो क्या है, सब शांत, कोई बात ही नहीं हो रही है। दोपहर में 12 बजे एक अंकल जी बोलते हैं, भैया कुछ फोन आया? हमने कहा नहीं, अभी तो नहीं आया। फिर 2 बजे एक माता जी, भैया कुछ पता चला? हमने कहा नहीं, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। नहीं हुआ होगा, फोन नहीं कर रहा है, नहीं तो फोन कर ही देता, अगर हो गया होता तो खुशी में फोन करता। वो शाम को 5 बजे उसका फोन आता है, पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। हमने तुरंत आश्रम पे बताते ही हैं। तो जो अंकल जी थे वो, भैया मैंने प्रसाद बोला हुआ था, 51 रुपए का प्रसाद ले आइएगा। माता जी कहती है भैया मैंने भी लड्डू बोले थे, 101 रुपए का लड्डू ले आइएगा। ये सब अपने अपने तरफ से दुआएं मांग रहे थे, लेकिन कोई एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा था कि पहले पता चल जाए चीजें। और जैसी पता चली वहां जो एक खुशी का माहौल था। तो मेरा इतना आशीर्वाद मिलता है। अचानक एक्सीडेंट हुआ और कई चीजें ऐसी हुई, कोई बार करंट लगा, मतलब ऐसी बहुत सारी घटनाएं, हम लोगों ने जो चीज मांगना चाहा या भगवान से बोले तो वो आशीर्वाद के रूप में वहां तुरंत पूरी होती। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही दिल खुश हो गया। इतने अच्छे काम कर सकता है कोई इस जीवन में। आजकल मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, दुख में खुश कैसे और क्यों रहें। तो उसमें बताया गया कि हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, पैसा कमाना, ये वो, लेकिन हम लोग गलती करते हैं। वो लक्ष्य नहीं हो सकता किसी का। लक्ष्य होना चाहिए मन को अपना बनाना। उसमें APNA है। ए से अखंड, अपने आप किसी भी स्थिति में आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं। P से है प्यार, प्रेम स्वरूप अपने दिल को बनाना। और N से बताया गया कि निर्मल बन जाए हमारा मन, ताकि कोई किसी प्रकार की नफरत मन में ना रहे। और A से है अकंप, मतलब उसमें यह है कि मन, विचार, वाणी, आपकी क्रिया जो है एक दिशा में हम चला पाए। ऐसे अगर अपने मन को, विचार को अपने इसको लक्ष्य बनाए अपने जीवन का, तो वो असली लक्ष्य है इंसान के इस धरती पे आने का। तो यही मैं कुछ आपके में देख रही हूँ साक्षात तरीके से कि आपने किस तरीके से अपने मन को अपना बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक आखिरी संदेश चाहूंगी अपने हर उस ऑडियंस के लिए जिनको कुछ प्रेरणा मिल सके। आपके ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, बट लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम बीच में आ जाता है। तो उसी विषय बस यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा समय, और हर किसी के पास इतना समय होता है, थोड़ा सा समय सामाजिक चीजों के लिए निकालिए। बच्चों को साथ में लेकर कहीं भी जाएं, आप ओल्ड एज होम जाएं, चाहे किसी भी स्कूल में जाएं, कहीं पर भी जाइए, बच्चों को साथ में लेकर जरूर जाएं। क्योंकि बच्चे आज की तारीख में इन सब चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं। उनका होना जरूरी है, सामाजिक चीजों में साथ में आना। जब आप बच्चों के अंदर ये सामाजिकता की चीजें डाल देंगे, उनके अंदर भावनात्मक चीजें डाल देंगे, तो चीजें अपने आप सुधरती धीरे धीरे चली जाएंगी। तो यही है कि खुद भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हुई है सामाजिकता में, और अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए। और पीरियड्स पे बात करना कोई गलत बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संदेश। और इसमें तो पीरियड्स बारे में एक संदेश जो हम हमेशा से अपने वर्कशॉप में लास्ट में कहते हैं, मर्द की परिभाषा, हम बच्चों से पूछते हैं मर्द की परिभाषा क्या होती है, तो उसमें हम इसी चीज से सेंटेंस को अंत भी करते हैं, जो समझे महिलाओं का दर्द वही है असली मर्द। तो बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू जूट फॉर लाइफ सोशल की तरफ से।